हेलो नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि सुधार अधिनियम 1950, ठीक है, यूपी ZALR एक्ट 1950 को हम कवर करने वाले हैं, जिसमें कि 100 जिसमें कि 12 अध्याय है। कितने अध्याय है? 12 अध्याय है और 344 धारा है। कितनी है? 344 धारा है। इसको हम कवर करने वाले हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट आपको बता हुआ है, ठीक है, वो सब। तो इसको ऊपर से हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहला है चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 को प्रारंभिक बोलते हैं, जिसमें कि 3 धाराएं। कितनी है? 3 धाराएं, 1 से लेकर 3 तक धाराएं है। पहली और दूसरी धारा है, ठीक है। पहली धारा में बोलता है कि शीर्षक है, विस्तार है, मतलब कि ये जो धारा है इसका क्या शीर्षक है। वही इसको उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश अधिनियम के 1950 के नाम से जाना जाता है, ठीक है। दूसरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है धारा नंबर 3। धारा नंबर 3 क्या बताती है? धारा नंबर 3 दोस्तों ये बताती है कि इसके अंदर परिभाषाएं बताती है। क्या बताती है? परिभाषाएं। क्या परिभाषा बताती है भाई? परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है। परिभाषा याद कर लेना भाई, कौन कौन सी परिभाषा है, कौन कौन सी धारा में। टुकड़े की परिभाषा है, ठीक है, वन की परिभाषा है, और पंचायत कलेक्टर की क्या परिभाषा है, मतलब उन सब चीज़ों को बताया गया है। ओके, तो उन सब चीज़ों को आपको बताया गया। अगला कर लेते हैं यहाँ पे चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2, मध्यवर्तियों के स्वत्वों का अर्जन और उसके परिणाम। जो मध्यवर्ती होते हैं, कौन होते हैं? बिचौलिए होते हैं, ठीक है। तो उनका स्वत्व और बाकी उनका जैसे और अर्जन और परिणाम, मतलब कि ये बोलता है कि चैप्टर नंबर जो 2 है, ये जो 2 है, ये कितनी धाराओं से, ये धारा 4 से लेकर 26 तक की धारा में बताया गया है। चैप्टर नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन कभी कभार ये आ जाता है कि भाई मध्यवर्तियों के स्वत्वों का अर्जन कितनी धारा से लेकर कहाँ तक है ना। तो इसमें क्या करना है, इसमें कर नहीं पाते हैं। तो इस तरीके से है चैप्टर नंबर यहाँ पे 2 जो चल रहा है, इसमें से धारा नंबर 4 ये बोलता है कि राज्यों के आस्थानों का निहित होना है, ठीक है। वेस्टिंग ऑफ स्टेट इन द स्टेट, ठीक है, निहित होना धारा नंबर 4 में है। अधिसूचना का गजट नोटिफिकेशन जो दिया गया है वो धारा नंबर 5 में दिया गया, इंपॉर्टेंट है ये। और धारा नंबर 6 बोलता है राज्य में आस्थान के निहित होने के परिणाम, ठीक है, निहित होने के क्या परिणाम है उनको बताया गया। अगला बोलता है धारा नंबर 7, बोलता है कतिपय अधिकारों के संबंध में व्यावर्ती, ठीक है। अगला बोलता है धारा 8, बोला 8 अगस्त 1946 से बाद की संविधाओं को निहित होने के दिनांक से व्यर्थ हो जाना, ठीक है। धारा 8 बोल रहा है। धारा 9 में निजी कुओं, आबादी के पेड़ों और भवनों के बारे में बताया गया है। ओके, धारा 10 जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें बताया गया सीर के काश्तकार। सीर के काश्तकार क्या होते हैं? जिनके पास खुद की जमीन होती है और वे अपनी जमीन के मालिक होते हैं, मतलब अपनी जमीन पे खेती करते हैं। अब काश्तकार होता क्या है दोस्तों? काश्तकार उसको बोलते हैं जो किसान होता है, जो खेती बाड़ी करता है, उसको काश्तकार बोलते हैं। ओके, तो काश्तकार भी 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के होते हैं। ओके, तो उसमें ये बताया गया है, मतलब काश्तकार भाई अलग अलग जमीन है, किसी के पास पट्टे की जमीन है, किसी के पास खुद की जमीन है, कोई लगान पे लेता है। हो गया इस तरीके से। धारा नंबर 11 बोलता है भरण पोषण हेतु दी गई सीर या खुद काश्त, मतलब भरण भरण पोषण के लिए जो काश्तकार दी जाती है, ओके, उसके बारे में बताया गया है। ओके, अगला क्वेश्चन, अगला धारा 12 बोलता है ठेकेदार का कुछ परिस्थितियों में परंपरागत काश्तकार समझा जाना है, ठीक है। भाई काश्तकारों को आप ठेकेदार भी समझ सकते हैं। धारा 13 बोलता है ठेकेदार के कब्जे का स्थान, ठेकेदार को कब्जे का स्थान है, धारा 13 में बताया गया है। भोग बंदी के कब्जे का स्थान, ठीक है, भोग बंदी के कब्जे का स्थान है, धारा 14 में बताया गया है। आगे बोलता है यहाँ संयुक्त, थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होगी, धारा 16, धारा 17 हो गए, धारा 18, धारा 19 ये बोलता है। धारा 20 भी तो इम्पोर्टेंट नहीं है। धारा 21 इसमें बोलता है कि धारा 12 ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है, बाकी ये बोल सकते हैं ये धारा 25 ले सकते हैं। इसमें कलेक्टर द्वारा आस्थानों को ग्रहण करना, कलेक्टर द्वारा आस्थानों का ग्रहण करना, उन सब कुछ को बताया गया है। किसमें बताया गया है? धारा 25। नियम बनाने की शक्ति, नियम बनाने की जो शक्ति है वो धारा 6 में बताई गई है। किसमें बताई गई है? धारा 26 में, ठीक है, नियम बनाने की शक्ति है, धारा 26 में बताई गई है। जो नियम होते हैं अभी दिए गए हैं। अब निष्क्रांत संपत्ति जो है वो धारा 2A में दिया गया। निष्क्रांत संपत्ति किसको बोलते हैं?
निष्क्रांत संपत्ति जो बोला जाता है वो उनको बोला जाता है जो पहले से मतलब कि भाई देखो 1947 बंटवारे से पहले की संपत्ति, ठीक है, 1947 से जो बंटवारे से पहले की जो संपत्ति है भाई देखो, ए है, ए की संपत्ति है, ओके, वो बी मतलब कि जो ए की जो संपत्ति है वो चला गया पाकिस्तान, भाई बंटवारे के बाद वो पाकिस्तान चला गया। अब उसकी जो संपत्ति जो बचती है, उसकी संपत्ति जो बचती है ना, अब उसको कोई यूज तो करेगा नहीं, उसको बोलते हैं निष्क्रांत संपत्ति। क्या बोलते हैं? निष्क्रांत संपत्ति, वो ये बोला जाता है। धारा नंबर अध्याय नंबर चैप्टर नंबर 3 में मुआवजों का निर्धारण किया गया है। भाई किसको कितना मुआवजा दिया जाएगा, मुआवजा का निर्धारण किया गया है, किसको मुआवजा मिलेगा, ठीक है, उन सब चीजों के बारे में बताया गया है। जो धारा 27 से लेकर 64 तक है, कितने तक? 27 से लेकर 64 है, हो गए मुआवजों का निर्धारण। ये दिया गया है आस्थानों के अर्जन के कारण मध्यवर्तियों का भुगतान पाने का अधिकारी होना, ठीक है, मध्यवर्तियों का मुआवजा पाने का अधिकारी होना, जो मध्यवर्ती होते हैं उनको मुआवजा मिलेगा, ठीक है, वो आज 27 में बताया गया है। मुआवजा दे होने की तिथि, ये धारा 28 बोलती है, ठीक है, मुआवजा कैसे दी जाएगी, कब दी जाएगी, वो सब चीजें बताया गया, बच्चा के द्वारा दिया जाएगा, कैश दिया जाएगा। अगर बोलते हैं अंतरिम मुआवजा, अंतरिम मुआवजा धारा 29 में बताया गया, अंतरिम मुआवजा धारा 30 में अंतरिम मुआवजों का समायोजन बताया गया है, ओके। तो मुआवजे के बारे में है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है, आप ये सब कर सकते हो, ओके। अगला आगे हम बढ़ देंगे, ये कहाँ पे गया इसके, वो है हाँ, अपील। अब देखो जो मुआवजे होते हैं, मुआवजे के आप जो मिलता है उसको आप अपील भी कर सकते हो, जैसे किसी को मिलता है तो जिला न्यायाधीश को जो अपील है धारा 50 में कर सकते हो, ओके। सिविल न्यायालय न्यायाधीशों को अपील 50(1) में कर सकते हो। उच्चतम न्यायालय का जो अपील है धारा 51 में बताया गया है। फिर उसके बाद अंतरिम मुआवजा निर्धारण की तालिका वो 52 में दिया गया, ओके। मुआवजा की मात्रा, अमाउंट ऑफ मुआवजा कितना होगा वो धारा 54 में बताया गया, ओके। ठेकेदारों को भी मुआवजा, ज़्यादातर ध्यान रखना जो मुआवजा आता है, जो मुआवजा दिया जाता है वो मध्यवर्ती और ठेकेदारों को दिया जाता है। किनको दिया जाता है? मध्यवर्ती और ठेकेदारों को मुआवजा दिया जाता है, ओके। उनके जमीन का, ठीक है, उनकी किसी प्रकार का वो सब चीज़ें दिया जाता है। ये हो गया। उच्चतम न्यायालय को अपील धारा 58 में दिया गया, मतलब कि जो सिविल न्यायालय जो एक उच्चतम न्यायालय का पहले भी आता, मैं एक डिक्री होती है, डिक्री जो दी जाती है राज्य के द्वारा, वो कोर्ट के द्वारा, उसकी आप अपील भी कर सकते होगे। डिक्री की जो अपील है वो धारा 58 में दी गई है। ये रहा। अगला बोला नियम बनाने की शक्ति, ज़्यादा कुछ नहीं है, ओके। मुआवजों का भुगतान, अब पेमेंट, भाई मुआवजा तो निर्धारण हो गया, मुआवजा किसको देना, मुआवजा कैसे दिया जाना है, पेमेंट, पेमेंट जो दिया जाएगा वो बताया गया है। वो जो धारा, वो चैप्टर नंबर 4 में दिया गया है। चैप्टर नंबर 4 में 65 से लेकर 72 तक में दिया गया है, ठीक है। चैप्टर नंबर 4 65 से लेकर 72 में दिया गया है, ओके। तालिकाओं में दर्ज मुआवजे का मध्यवर्ती को दिया जाना, जो एक तालिका होती है उसमें जो जो एंटर होते हैं भाई, किस किस को दिया जाना है, तो वो एक तालिका होती है। फिर उस तालिके के हिसाब से मुआवजा मिलता है। 64 65 66 में दिया गया है, 65 66 में, ओके। तो मुआवजा विधिक प्रतिनिधियों को दिया जाता है। विधिक प्रतिनिधि कौन होते हैं? वही होते हैं लीगल हेयर, ठीक है भाई, जैसे कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव, जैसे भाई एक बात, ए को मुआवजा मिलेगा, एक बाई चांस मर गया तो उसके बेटे को मिलेगा, ठीक है, तो इस तरीके से उसको मिलेगा, तो मुआवजा बताया। अगला बोलता है पुनर्वास अनुदान। क्या? पुनर्वास अनुदान जो है चैप्टर नंबर 5 में दिया गया है, और ये जो है धारा 73 से लेकर 105 तक है। कितने तक? 73 से लेकर 105 तक है। इसका एक क्वेश्चन ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पुनर्वास अनुदान का भुगतान किया जाना है, वो जो दिया जाता है, ओके, पेमेंट की जाती है, वो है धारा 73 में की जाती है, ठीक है, ध्यान रखना, धारा 73 में इसको किया जाता। अब जो इसको मिलता है, किसको मिलता है, वो सब चीज़ें बताई गई है, ओके। वक्फ न्यास और विन्यास का वर्गीकरण किया गया है, तो धारा 76 में किया गया है, ओके। ये कर लेना, ये आप देख सकते हो।
अनुदान की रकम धारा 98 में किया गया है। अब अपील भी कर सकते हैं इसमें, अपील 101 में अपील कर सकते हैं, सिविल न्यायाधीशों में 101 ए में कर सकते हैं, पुनरीक्षण 102 में की जा सकती है, भू राजस्व की जो परिभाषा दी गई है 103 में दी गई है। बाकी आगे भी एक चैप्टर, इसी का चैप्टर भू राजस्व, ठीक है। अब ये अनुदान के भुगतान की प्रक्रिया 104 है, 105 है नियम बनाने की शक्ति। धारा चैप्टर नंबर 6 ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप कर लेना। खान और खनिज पदार्थ, खान और खनिज पदार्थ चैप्टर नंबर 6 में है, धारा 106 से लेकर 112 में, ठीक है। 106 से लेकर 112 में दिया गया है, ओके। धारा 106 में बोलता है खानों के संचालन इस अध्याय द्वारा नियमित होता है। भाई खान का संचालन कौन करता है? सरकार करेगी, ओके। फिर उसके बाद वो जिसको देगी बाका उसकी है। मध्यवर्ती द्वारा खान को चलाए जाना, जो खान होते हैं उनको मध्यवर्ती चलाएंगे, ठीक है। वो धारा 107 में दिया गया है। धारा 108 में खान और खनिज पदार्थों को चालू होने के पट्टे दिए गए हैं। खान का अधिकरण माइंस ट्रिब्यूनल जो अधिकरण बना दिए जाते हैं, ठीक है, 110 में दिया गया। नियम बनाने की शक्ति 112 में है। अगला ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चैप्टर नंबर सेकंड कर, सॉरी पार्ट नंबर सेकंड है और चैप्टर नंबर 7 है। चैप्टर नंबर 7 जो है गांव सभा और भूमि प्रबंधक समिति है। क्या है? गांव सभा भूमि प्रबंधक समिति, ठीक है। ये 113 से लेकर 128 तक है, 113 से 128 तक, ठीक है, जो गांव होती है। इनमें ये इंपॉर्टेंट है, जैसे 119 आ गया धारा, हॉट बाजार मेला निजी, ये सब चीजें क्या है, ये गांव सभा के अंदर आते हैं, ओके। तो हॉट बाजार हो गया, तो होटो हो गया, ठीक है, बाजार हो गए, मेले हो गए, ये सब चीजें, घाट हो गए, वो सब चीजें। अगला 122 यहाँ पे धारा दी गई है, यहाँ पे 122 ए बी सी, ओके। इंपॉर्टेंट है इसमें 124 गांव कोष, क्या गांव फंड, जो गांव में जो फंड आता है वो 124 में दिया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये अगला बोला संचित गांव कोष, संचित गांव कोष 125 ए में, किसमें? 125 ए में दिया गया है। पैनल के वकील, जो पैनल के जो वकील होते हैं, ठीक है, सरकारी जो वकील होते हैं, पैनल वकील जो 127 बी में दिया गया है, किसमें दिया गया है? 127 बी में दिया गया है। ध्यान रखना, याद कर ले, हमेशा आता है। फिर लास्ट में नियम बनाने की शक्ति, हमेशा लास्ट में नियम बनाने की शक्ति आती है। तो ये वाले धारा है। अब आता है धारा चैप्टर नंबर 8, बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट यही है चैप्टर इसके अंदर। भूधृतीय अधिकार में जो भूमि को क्लासिफिकेशन किया गया है, ओके, भूमि का जो क्लासिफिकेशन किया गया है 129 में बताया गया है। फिर उसके बाद संक्राम्य अधिकार वाले भूमिधर, फिर असंक्राम्य अधिकार वाले भूमिधर, फिर अधिवासी, और फिर कौन से होते हैं? सरकारी पट्टेदार, ठीक है। तो इस तरीके से किया गया है, असामी और सरकारी पट्टेदार, ठीक है। अब की बार जो किया गया है वो इस तरीके से है। तो 130 में संक्राम्य अधिकार वाले भूमिधर को बताया गया है, 131 में असंक्राम्य भूमिधर को बताया गया, ओके। तो इस तरीके से है। आगे बोलते हैं 132 में वे भूमिधर वह भूमि जिससे में भूमिधरी अधिकार प्राप्त नहीं होंगे, 132 में बताया गया है। अगला बोलता है असामी, असामी को जो किया गया 133 में किया गया है। बाकी सरकारी पट्टेदार को 133 ए में किया गया है, सरकारी पट्टेदार को 133 ए में किया गया है, ओके। तो वो 133 इंपोर्टेंट नहीं है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। भूमि का उपयोग, जो भूमि का जो उपयोग कर सकते हैं 142 में बताया गया, धारा नंबर 142 में भूमि का अपने जोत की कुल भूमि पर कब्जा का अधिकार किया जा सकता है। इतना इंपोर्टेंट नहीं है यहाँ पे। ट्रांसफर, भूमि का जो ट्रांसफर किया जाता है, कौन ट्रांसफर कर सकता है, कौन ट्रांसफर नहीं कर सकता है ना, भूमि को कौन भेज सकता है, कौन नहीं भेज सकता है, ओके, वो बताया गया है। भाई भूमिधरी स्वत्व कब अंतरणीय है, भूमिधरी बेच सकते 152 में बताया गया, सिंपल सी बात है। जब ये सब दिया गया है, भूमि के पट्टे पर दिया गया। बाकी ओके, अनुसूचित जाति वाला पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट। 157 ए से स्टार्टिंग होती है, ठीक है। भाई जो अनुसूचित जाति जो होती है उनके जो उनकी जो भूमि होती है वे अपने ही जाति में भूमि को देंगे, सिर्फ वही मान्य होगा। वो सब चीजें आपको दिया गया 57 ए बी सी, ये पढ़ लेना। पट्टे का रजिस्ट्रेशन, जो पट्टा होता है फिर उसका रजिस्ट्रेशन 158 में किया जाता है। विनिमय, ठीक है, एक्सचेंज होता है 161 में दिया गया है, ओके। अगला बोलता है ये खंडीकरण का ये न्यागमन, वशियत,
ठीक है। जो वसीयत बनाई जाती है भूमिधर, जो वसीयत बनती है 169 में बनाई जाती है। सीरधार और आसामी जो वसीयत बनाते हैं 170 धारा 170 से होता है। ओके। अगला बोल रहा है यहाँ पे विभाजन, भूमि का विभाजन कैसे होता है। ठीक है, भूमि का विभाजन, भूमिधर के जो विभाजन होते हैं 176 से स्टार्ट होता है। भूमिधर को विभाजन 176 में किया जाता है। ठीक है, जो उनकी जो जमीनें होती है उनका विभाजन होता है, वो सब चीजें। आसामी द्वारा जो होता है 184 में होता है। ठीक है। अब आता है ये तो विभाजन। अब सरेंडर की बात करते हैं। भूमि को मतलब त्यागना, भूमि को जो त्यागना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी भी ये धारा है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आसामी द्वारा जो त्याग होता है 184। ठीक है। नोटिस टू सरेंडर। ठीक है भाई, भाई जो जो है नॉन ट्रांसफरेबल, जो भूमि को जो हस्तांतरित नहीं कर सकते वो 183 है। आसामी जो हस्तांतर सरेंडर कर सकते हैं, सॉरी हस्तांतरित सरेंडर कर सकते हैं। ठीक है, जो उनको त्याग सकते हैं। नोटिस जो दिया जाता है 185 में दिया जाता है। 186 में परित्याग, क्या परित्याग किया जाता है पूर्ण रूप से। ठीक है, 185 है, ये हो जाएगा। विलय मर्जर, भाई जमीन को एक कर देना, मर्जर कर देना, उसको 192 में किया बताया गया, धारा 192 में बताया गया है। बेदखली, भूमि से बेदखली जो किया जाता है वो 199 से स्टार्ट है। भूमिधर को बेदखली किया जा सकता है 199 में है। धारा नंबर 200 में जो बताया गया 100 आसामी की बेदखली की जा सकती है। गांव सभा से के वाद पर बेदखली, अगर गांव सभा से अगर कोई वाद होता है, कोई केस होता है, तो उससे भी आपको बेदखल किया जा सकता है। 101 201 में बताया गया है। असामी की बेदखली की जो प्रक्रिया है वो 202 से स्टार्ट होती है। ठीक है, तो ये इस तरीके से बेदखली वाले को भी आप कर लेना अच्छे तरीके से। लगान, रेंट, भाई लगान कौन दे सकता है, अपनी जमीन को कौन दे सकता है। आसामी द्वारा लगान जो दिया जाता है वो 213 में बताया गया है। लगान में परिवर्तन नहीं करना 214 में बताया गया लगान के बारे में। ठीक है, ये धारा है जितनी भी है आपको कर दिया। बाकी प्रकीर्ण है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी आदिवासी, ये आदिवासी बताया गया धारा चैप्टर नंबर 9 में। चैप्टर 9 में आदिवासी के बारे में बताया गया 231 से लेकर 240 तक बताया गया है। ठीक है, आदिवासी का क्या अधिकार है वो 231 में दिया गया है। आदिवासी द्वारा कब्जे का आवेदन, ठीक है, जो पोजीशन होगा वो 232 पे दिया गया है। ये सब दिया गया आदिवासी के बारे में। आदिवासी की बेदखली की जा सकती है 234 में दी गई है। ठीक है, आदिवासी को सीरदारी अधिकार प्राप्त हो जाना बाद में किसको होगा ये सब बताया गया है। 240 से ए से लेकर एम तक बताया गया है। भू राजस्व बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला चैप्टर। भू राजस्व, लैंड रिवेन्यू। ठीक है, भू राजस्व के बारे में जो बताया गया है वो 241 से लेकर, ठीक है, ये 294 तक है। 241 से लेकर 294 की धारा में बताया गया भू राजस्व के बारे में। भाई भू राजस्व क्या है, इसको कौन निर्धारित करता है, कितना देना होता है, वो सब चीज़ें के बारे में। ठीक है, गांव सभा पर निर्धारण भू राजस्व 241, ये सब दिया गया है। भूमिधर के द्वारा जो भू राजस्व दिया जाता है 245। ठीक है, भू राजस्व अवधारण की प्रक्रिया 246 धारा दी गई है। आगे यहाँ पे करते हैं भू राजस्व का आरंभिक बंदोबस्त 252 में बताया गया है। धारा 253 बोलती है भू राजस्व के बंदोबस्त का पुनरीक्षण, ठीक है, रिवीजन होता है। अगर आप इनको विस्तार से सीखना चाहते हैं, विस्तार से अगर आपके नोट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। ये तो हम थोड़ा ऊपर ऊपर से विषय वस्तु देख रहे हैं, इसमें क्या क्या चैप्टर है इसके अंदर। इसके अंदर भू राजस्व की वसूली कौन करता है। ठीक है भाई, कलेक्शन जो होते हैं भू राजस्व के, धारा 275 में बताया गया भू राजस्व के वसूली के प्रबंध बताया गया है। धारा 276 गांव सभा द्वारा भू राजस्व की वसूली दी गई है। ठीक है, भूमि प्रबंधक समिति द्वारा भू राजस्व की वसूली के परिणाम 277 में दिया गया है। मांग पत्र बकाया दिया गया, मांग पत्र, ठीक है, वो 280 में दिया गया। गिरफ्तार और निरोध, ठीक है, 281 में दिया गया है।
कुर्की, अगर जो मतलब जो नहीं देता है बुरा, जिसको कुर्की की जा सकती है, विक्रय किया जा सकता है, उसकी ज़मीन का अटैचमेंट किया जा सकता है, तो उसे 82 में दिया गया। ओके, तो इस तरीके से 283, 284, 285 रिसीवर, बहुत इंपॉर्टेंट, रिसीवर की नियुक्ति 286A में दी गई है। रिसीवर की नियुक्ति 286 में दी गई है। ठीक है, नियम बनाने की शक्ति हो गया, बस ये। अगला चैप्टर है, इसी के अंदर है चैप्टर नंबर 11, सहकारी फार्म के बारे में बताया गया है 295 से लेकर 318 के बीच में। प्रकीर्ण है चैप्टर नंबर 12। ठीक है, बाकी ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। कार्रवाई, किसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, साक्षी वो, बाकी ये था चैप्टर। ओके, तो कमेंट बॉक्स में लिखना अगर आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स के ऊपर अच्छी तरह वीडियो बना दीजिए। धन्यवाद।